अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे एचएन का सेकंड यूनिट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। बॉडी नॉर्मली मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन इन द अमाउंट एक्सक्रीटेड। हमारी बॉडी क्या करती है, नॉर्मली मेंटेन रखती है, बैलेंस को बरकरार रखती है किसके दरमियान कि जो भी फ्लूइड हम लेते हैं और जितना हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है बाय द यूरिन और एनी सिक्रीशंस, तो उसके दरमियान जो भी बैलेंस होता है वो हमारी बॉडी बरकरार रखती है। होम्योस्टेटिस क्या है? होम्योस्टेटिस इज द मेंटेनेंस ऑफ दिस बैलेंस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। होम्योस्टेटिस क्या है? एक ऐसी मेंटेनेंस होती है, एक ऐसा बैलेंस होता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन रखती है, उसको बैलेंस करती है। टू फंक्शन नॉर्मली बॉडी सेल्स मस्ट हैव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द राइट कंपार्टमेंट एंड इन द राइट अमाउंट। फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का होना लाजमी है, बट इन द राइट कंपार्टमेंट, वो राइट कंपार्टमेंट में होने चाहिए और राइट अमाउंट में होने चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स आर नॉट स्टैटिक। बॉडी फ्लूइड्स जो है वो स्टैटिक नहीं होते, एक जगह पर स्टैटिक नहीं होते, बल्कि उसके अंदर मूवमेंट होती है कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस के हमारे पास फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में आ जाता है सेल, ब्लड वेसल्स, टिश्यू स्पेस जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। टू टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है आईसीएफ, दैट मीन्स फॉर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड ईसीएफ दैट स्टैंड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड विद इन द सेल। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स आर इनसाइड द सेल। ज़्यादातर जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड की बात करें, इंट्रावेस्कुलर में जो फ्लूइड होता है विद इन द ब्लड वेसल्स में होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि सेल्स और सराउंड द सेल्स के दरमियान होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल कहते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? जिसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, जैसे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड इन द हार्ट, साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट, टेयर एंड सोइट एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशंस इन द जीआई ट्रैक्ट। तो ये तमाम हमारे ट्रांससेलुलर फ्लूइड होते हैं जिनकी स्मॉल डिवीजन होती है। अब देखते हैं थर्ड स्पेसिंग क्या होता है। अक्यूमुलेशन एंड स्कस्ट्रेशन ऑफ ट्रैप्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इन एन एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज और इंजरी। किसी भी अक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की जिसके नतीजे में कोई डिजीज़ हो जाती है, जिसके नतीजे में कोई इंजरी हो जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो अपनी जगह से बाहर आ जाता है बॉडी की तरफ, एक्चुअल और पोटेंशियली बॉडी स्पेस में आ जाता है। जब वो आ जाता है उसकी वजह से कोई भी डिजीज़ हो सकती है आपको और कोई भी इंजरी हो सकती है। एक्स्ट्रा सेलुलर की मैं बात कर रही हूँ। ट्रैप फ्लूइड रिप्रेजेंट्स अ वॉल्यूम लॉस एंड इज अनअवेलेबल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो फ्लूइड रिप्रेजेंट करता है, ट्रैप फ्लूइड जो रिप्रेजेंट करता है, इसका मकसद होता है कि वॉल्यूम जो है फ्लूइड का वो लॉस हो चुका है और आपकी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं हो सकता। इंट्रावेस्कुलर लॉस होता है कॉज बाय थर्ड स्पेसिंग इज डिफ़िकल्ट टू असिस। अगर इंट्रावेस्कुलर से सेल के अंदर से फ्लूइड लॉस होगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी असिस करने में, जैसे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है जो कि हमारे लंग्स में होते हैं, पेरिकार्डियल हार्ट में होता है, पेरिटोनियल और जॉइंट कैविटीज़, जैसे पेरिटोनियम में होता है हमारे एब्डोमेन में एसाइड्स अगर हो जाता है तो हेपेटाइटिस हो सकता है। इसी तरीके से जब अक्यूमुलेशन हो जाती है थर्ड स्पेसिंग में तो उसमें क्या होता है कि वो कोई भी डिजीज़ हो सकती है। बॉल मूवमेंट में हो गया एब्डोमेन और विद इन द जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ट्रामा और बर्न, ठीक है। अब एडिमा क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। हमने थर्ड स्पेस में बात की थी कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर से बाहर आ रहा था और इसमें जो अक्यूमुलेशन होती है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में अक्यूमुलेशन होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है उसमें अल्ट्रेशन आती है। ऑनकोटिक प्रेशर हम अंदर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में चेंज आता है, कैपिलरी परमेबिलिटी में चेंज आता है और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब एडिमा हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है लोकलाइज एडिमा, दूसरा होता है जनरलाइज एडिमा। लोकलाइज एडिमा कब होता है? जब कोई इंजरी हो जाए, कोई भी ट्रामा हो जाए, जैसे एक्सीडेंट के बाद, बर्न के बाद, सर्जरी के बाद, तो वो लोकलाइज एडिमा कहलाता है। और जनरलाइज एडिमा होता है जिसको हम एनासर का भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ जनरलाइज एडिमा? इट्स नोन एज एनासर का। थ्रू आउट द बॉडी एडिमा, ये हमारी बॉडी के जरिए होता है। कैसे? जैसे कि अगर ऐसी कंडीशन जैसे कार्डिक फेलियर है, रिनल फेलियर है या हेपेटिक फेलियर है, जैसे लिवर फेलियर है, किडनी की कोई डिजीज़ है, कार्डिक फेलियर, तो उसकी वजह से एडिमा हो सकता है। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड परमेबिलिटी।
सोल्यूट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर सब्सटेंस और सॉल्यूशन मौजूद होता है। मतलब सोल्यूट का जब हम सॉल्यूशन बना लेंगे तो वो जो लिक्विड कहलाएगा उसके अंदर सब्सटेंस भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा, तो वो मिलके सॉल्वेंट बन जाता है। परमेबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है एक सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल्स में और आयंस में कि वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकें, वो हमारी परमेबिलिटी कहलाती है। फ्लूइड कंपार्टमेंट में देखें तो सेल हैव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ फ्लूइड एंड सोल्यूट टू पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके बरक्स क्या होता है कि सेल के बाहर और अंदर फ्लूइड की मूवमेंट होती है। ब्लड वेसल्स हैव सेमी परमेबल, ब्लड वेसल्स के पास भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल को फीड वगैरह करवाती है, यानी कि जब उसको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको फीड मिलता है। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू स्टार्लिंग फोर्सेस, जितने भी फ्लूइड्स की मूवमेंट होती है वो स्टार्लिंग फोर्सेस की निस्बत होती है। अब स्टार्लिंग फोर्सेस क्या होता है? स्टार्लिंग फोर्सेस हमारे पास चार किस्म के होते हैं। कैपिलरीज में होते हैं, इंटरस्टिशियल में होते हैं। कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेंड्स टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड फ्रॉम कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हमारी कैपिलरीज हैं। ठीक है, कैपिलरीज बहुत ही माइनर साइज़ की होती है। मैं एज ए एग्जांपल आपको डिफाइन कर रही हूँ। अगर यहाँ से फ्लूइड ये इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा, लेकिन ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अगर कैपिलरी कोलॉइड या ऑस्मोटिक, जिसको हम ऑनकोटिक भी कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो फ्लूइड मूवमेंट इन्वर्स होता है। ये कैपिलरीज हैं। अगर इंटरस्टिशियल से अंदर की तरफ फ्लूइड आ रहा है तो वो आपका ऑनकोटिक कहलाएगा, कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। अगर बाहर की तरफ जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक कहलाएगा, अंदर की तरफ आएगा तो वो कोलॉइड या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इंटरस्टिशियल में भी यही होता है। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है? फ्लूइड की मूवमेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरीज में। वहाँ पे कैपिलरीज से कहाँ पर जा रहा था? वहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरस्टिशियल में जो भी फ्लूइड होगा वो हाइड्रोस्टैटिक में क्या करेगा? अंदर की तरफ आ जाएगा, इसी के अपोजिट हो जाएगा। और जो टिश्यू कोलॉइड ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर है उसमें क्या होगा? कैपिलरीज से बाहर की तरफ मूव करेगा। इसी तरीके से बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पर। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस होता है इसमें सिलेक्टिवली परमेबल के थ्रू। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उनको एनर्जी की नीड होती है, विदाउट एनर्जी वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इसी तरीके से ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में होता है कि सोल्यूट की मूवमेंट होती है लेकिन लो से हायर की तरफ जाती है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सोल्यूट कंसंट्रेशन आर इक्वल ऑन बोथ साइड। ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक दोनों की मिकदार बराबर नहीं हो जाती। जैसे कि हमारे पास ये एक जार है और ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर 20% फ्लूइड है, यहाँ पर 50% फ्लूइड है। तो ये लोअर से हायर की तरफ मूव करेगी। जब तक ये मूव करेगी तो इसका मतलब यहाँ पे भी मूवमेंट होगी, तो तब तक ये 25 यानी कि 50 अगर बराबर नहीं हो जाता तब तक इनके अंदर ये प्रोसेस चलता रहेगा। डिफ्यूजन की अगर बात करें, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सॉल्यूट्स स्प्रेड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं, कैसे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये ऑस्मोसिस के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इट अकर्स थ्रू द रैंडम, इसमें रैंडमली मूवमेंट होती है। जैसे कि ये एक जार है, यहाँ पर अगर मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये मौजूद नहीं होगी। ये हमारा ऑस्मोसिस का है। ये हमारा डिफ्यूजन का है, यहाँ पर खुद से ही पार्टिकल्स की चेंजेस होती है। एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है। Example of diffusion are the exchange of oxygen and carbon dioxide between the pulmonary capillaries and alveoli। डिफ्यूजन की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो वो किसके दरमियान होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वुलाई के दरमियान होती है। वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर रैंडमली मूवमेंट होती है। हम फौरी तौर पर सांस ले भी लेते हैं और अखराज भी कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ए और बी दोनों में दिखाया गया है कि फ्लूइड की मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। ये सॉल्यूट और फ्लूइड की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है और यहाँ पर किस तरीके से दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं। फिल्ट्रेशन की अगर बात करें, फिल्ट्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
फिल्ट्रेशन एक ऐसी मूवमेंट होती है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स अकर्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक में क्या आ रहा था कि कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही थी, यानी कि अगर अंदर कोई एक चीज़ कम है तो वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे क्या कर रही है, वाटर की और सॉल्यूट्स की मूवमेंट हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? If an ion is to move through a membrane from an area of lower concentration to an area of higher concentration, an active transport system is necessary। अगर आइंस की मूवमेंट हो रही है, मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है और लोअर से हायर की तरफ जा रही है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसके अंदर एनर्जी लाजमी उसको नीड होती है। हम बॉल को अगर नीचे फेंकते हैं तो वो इतनी स्पीड से ऊपर नहीं आती जितनी स्पीड से हमने उसको थ्रो की थी। इसीलिए क्या होता है कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव्स मॉलिक्यूल्स और आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सिस्टम को मूव करवाता है मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि एक चीज़ लोअर से हायर की तरफ जा रही है तो मतलब अगेंस्ट जा रही है उसके। जो चीज़ ऊपर से नीचे आनी चाहिए थी अब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है कि बाहर से अंदर आ रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, और ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक में क्या हो रहा है कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है या अंदर से बाहर आ रही है। इसी तरीके से ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो इसमें होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। पर लीटर फ्लूइड में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स के टोटल नंबर उसके अंदर सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे कि वाटर ऑस्मोलैरिटी है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी है, सीरम ऑस्मोलैरिटी है। वाटर की कितनी हो सकती हैं, इन तमाम की रीडिंग्स को आपने याद रखना है। मे बी दिस इज़ नेसेसरी फॉर MCQs। 306 होती है, यूरिन की 300 टू 900 होती है, और सीरम की हमारे पास होती है 285 टू 295। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी और स्टैंडर्ड देखा जाता है कि डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। यानी कि यूजुअली वाटर की या कोई भी हम लिक्विड की देखते हैं तो वाटर की क्या होती है, 1 होती है। यूरिन की होती है 1.005 टू 1.030। सीरम की जो है वो मेजर्ड नॉर्मली नहीं की गई क्योंकि उसकी चेंज होती रहती है। इसी तरीके हमारे पास टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन होते हैं कि कितनी टोन्स के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ कम्पेयर टू अनदर सॉल्यूशन। हम कंसंट्रेशन देखते हैं सॉल्यूशन की दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक में क्या है, फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इज सिमिलर टू ब्लड। वो फ्लूइड जो कि ब्लड से सिमिलर है, डज नॉट कॉज अ शिफ्ट इन फ्लूइड। वो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। जैसे आपका नॉर्मल लाइन आ गया है 0.9% सोडियम क्लोराइड है, लैक्टेट ड्रिंकर है, LRA और डेक्सट्रोज 5% है। इसका यूज़ क्या होता है कि अगर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लॉस हो गया तो उसको इंक्रीज़ करता है, ब्लड लॉस को सही करता है। सर्जरी के दौरान हम देते हैं, फ्लूइड लॉस हो जाते हैं तब देते हैं। क्लाइंट विद, अगर हमने क्लाइंट को NPO कर दिया, नथिंग पर ओरल कर दिया, उसकी सुबह सर्जरी है तो हम उसको इंट्रावेनस के थ्रू नॉर्मल लाइन देंगे। फ्लूइड को मेंटेन करता है और आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन से बचाता है। हाइपरटोनिक की बात करें, फ्लूइड विद हायर ऑस्मोलैरिटी देन द ब्लड। ये ब्लड से ज़्यादा इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी होती है, तो इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड्स जो है वो आउट ऑफ द सेल मूवमेंट करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस से लेकर ब्लड वेसल्स तक जाते हैं। इसके अंदर आपका आ जाता है 1.5%, 3% और 5% सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज 5%, NS डेक्सट्रोज रिंगर लैक्टेट एंड डेक्सट्रोज 10%। हाइपोटोनिक की अगर बात करें तो वो फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से कम हो। फ्लूइड क्या करता है, आउट ऑफ ब्लड वेसल मूव करता है सेल के अंदर और इंटरस्टिशियल स्पेस में। हाइपर में क्या हो रहा था, आउट ऑफ द सेल मूव कर रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल में, और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, आउट ऑफ द ब्लड वेसल मूव कर रहा है सेल में और इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसमें आपके पास आ जाता है 0.45%, ठीक है, सोडियम क्लोराइड 1 टू नॉर्मल लाइन 0.33% और 0.2% सोडियम क्लोराइड, 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर। इसका यूज़ क्या है, डी के है, HHNS एंड हाइपरनेट्रीमिया के लिए, यानी कि सोडियम की अगर मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ अडल्ट वेट कितना होता है, 60% अडल्ट का वेट होता है वो वाटर का होता है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड आर एज, जेंडर एंड बॉडी फैट्स। वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड पे वो है आपका एज, जेंडर और बॉडी फैट्स। बॉडी फैट ज़्यादा होगा तो फैट क्या करते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं वाटर कंटेन कर लेते हैं। जेंडर के हिसाब से फ़र्क होता है, मेल, फीमेल और इन्फेंट में अलग अलग उसकी परसेंटेज होती है। एज के हिसाब से भी फ्लूइड की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। यंगर पीपल की बात करें तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज होती है देन द रेदर देन ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल में कम होगी। मैन हैव अ मोर फ्लूइड देन वुमेन। इसी तरीके से मेल के पास ज़्यादा होगा, फीमेल के पास कम होता है।
ड्यू टू द एडिपोज टिश्यू में। फीमेल में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से। ओबीज पीपल जो होते हैं यानी कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें पानी की मिकदार कम होती है और जो पतले होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। ये इन्फेंट है, इसमें कितनी है 80% है। इनकी आपने रेंज याद रखनी है। अडल्ट मेल की बात करें तो 60%, अडल्ट फीमेल की बात करें तो 50%। बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वाटर रिप्रेजेंट 45 to 75% ऑफ द टोटल वेट। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर किसी के लेते हैं 60%, अगर हम मेल की बात करें तो 60 में से आपने 45 to 75% आपका जो टोटल बॉडी वेट है वो वाटर रिप्रेजेंट करता है। 100 में से बात नहीं हो रही, 60 में से बात हो रही है। 60 में से जो वाटर का हिस्सा बनता है वो 45 से 75% बनता है, जो कि आपकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज़ इंट्रासेलुलर। 2/3 यानी कि 2.5 लीटर पानी कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर में होता है। 1/3 यानी कि 1.5 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। 1/4 उसका जो है वो इंट्रावेस्कुलर में होता है यानी कि ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ वेसल्स में। और 3/4 उसका इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, 60% होता है। ईसीएफ में कितना होता है, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आईसीएफ में कितना होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में 2/3। आईसीएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना होता है, 2/3। एंड प्लाज्मा वॉल्यूम में कितना होता है, 1/3। बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। बोन्स आर मेड अप ऑफ नियरली 1/3 वाटर। आपकी जो बोन्स होती हैं वो भी 1/3, एक तीसरा हिस्सा जो होता है पानी का उससे मिलकर बनी होती हैं। मसल्स एंड ब्रेन सेल कंटेन 70% वाटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज के मसल्स और ब्रेन सेल आपका 70% वाटर कंटेन करते हैं। बॉडी फैट जो है वो ज़रूरी है, वाटर फ्री होता है। और जो रेशो होता है वाटर का बॉडी वेट से वो ज़्यादा होता है लीनर पीपल में, क्योंकि पतले लोगों में, रेदर देन द ओबीस पीपल। फंक्शन क्या होते हैं बॉडी वाटर के, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी होता है, एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द सेल। वाटर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को सेल तक। और वाटर रिमूव वेस्ट मटेरियल, वाटर जो है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, अदर सब्सटेंसेस को रिमूव करता है सेल से और आपके ब्लड में रिटर्न आ जाता है। और जो एक्सक्रीशन होती है आपकी बॉडी से वो भी वाटर के ज़रिए होती है। फंक्शन ऑफ वाटर में आ जाता है गिव शेप एंड फॉर्मिंग ऑफ द सेल। सेल की फॉर्मेशन करवाता है, उनको शेप देता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है, एज अ लुब्रिकेंट रखता है आपके जॉइंट्स को, ताकि मूवमेंट में कोई फ्रिक्शन ना हो। और कुशन यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके बॉडी ऑर्गन्स को। रूट ऑफ गेंस एंड लॉसेस। अब किस तरीके से कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से हम गेन करते हैं पानी और लॉस भी हो जाता है। किडनी की सबसे पहले बात करें तो द यूजुअल डेली यूरिन वॉल्यूम इन द अडल्ट इज़ 1 to 2 लीटर। आमतौर पे अगर डेली अडल्ट का यूरिन वॉल्यूम देखा जाए तो अडल्ट में 1 से 2 लीटर होता है। अ जनरल रूल इज़ दैट द आउटपुट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर ऑफ यूरिन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर आवर। 1 मिलीमीटर किलोग्राम पर आवर इन ऑल एजेस ग्रुप। जनरल रूल देखा जाए तो आउटपुट हम कैसे देखते हैं, 1 मिलीमीटर हम यूरिन देखते हैं पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से और 1 घंटे में। और उसकी एज भी हम पेशेंट की देखते हैं, मतलब पेशेंट की एज हम देखेंगे अगर 25 है फॉर एग्जांपल, और 1 घंटे में उसका कितना यूरिन स्टोर हुआ है और उसका बॉडी वेट कितना है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हम आउटपुट उसका निकालते हैं थ्रू द कैलकुलेशन। स्किन की अगर बात करें, स्किन से भी वाटर लॉस होता है। कैसे होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस इनसेंसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन से जो लॉस होता है वो इनसेंसिबल होता है थ्रू द स्किन, स्वेटिंग के थ्रू। द चीफ सॉल्यूट, अब चीफ सॉल्यूट का मतलब है कि स्वेटिंग में क्या क्या शामिल होता है, सोडियम है, क्लोराइड है एंड पोटाशियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल स्वेट लॉसेस कैन वेराई 0 to 1000 ml और मोर एवरी आवर। हर घंटे में 0 to 1000 मिलीलीटर स्वेटिंग क्या होती है वो लॉस होती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर कि अगर आप एसी जगह पर है जहाँ पर एसी वगैरह लगा हुआ है, एयर कंडीशनर है, तो वहाँ पर आपको स्वेटिंग नहीं होगी बल्कि यूरिनेशन ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आप पानी लेते रहेंगे, जूस वगैरह लेते रहेंगे, तो पानी को तो अपना रास्ता चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो एक्सक्रीट आउट होगा। इसी तरीके से अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो आपको यूरिनेशन कम होगी और आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कंटिन्यूस वाटर लॉस होता है एवापोरेशन के थ्रू, तो वो 1600 ml पर डे हमारा लॉस होता है। लंग्स की अगर बात करें, लंग्स नॉर्मली एलिमिनेट वाटर वेपर को एलिमिनेट करता है, ये भी एक इनसेंसिबल लॉस है। इसका जो अप्रोक्सीमेटली रेट होता है वो 400 मिलीलीटर एवरी डे। स्किन का कितना होता है 600 ml, आपने ये याद रखना है। और लंग्स का कितना होता है 400 ml, ये भी याद रखना है। द लॉस इज़ मच ग्रेटर विथ इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ये जो है बढ़ जाता है
लाजमी नहीं है कि हर पर्सन का रोज़ाना 400 ही ml जो है वो लंग से एक्सक्रीट आउट हो, बल्कि ये बढ़ जाता है अगर किसी को टेकेप्निया हो गया है, टेकीकार्डिया हो गया, उसकी पल्स भी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी रेस्पिरेटरी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसका बढ़ जाएगा। जीआई ट्रैक की बात करें तो यूजुअल लॉस थ्रू द जीआई ट्रैक इज़ ओनली 100 टू 200 मिलीलीटर पर डे। जीआई ट्रैक के थ्रू किस तरीके से होता है, 100 टू 200 होता है, क्योंकि उसमें सीक्रेशंस होती हैं और अप्रोक्सीमेटली 8 लीटर जो फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट करता है आपके जीआई सिस्टम में 24 घंटे में, जिसको हम जीआई सर्कुलेशन कहते हैं। बुल्क ऑफ फ्लूइड, ज़्यादातर जो फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब होता है आपके इंटेस्टीन में, और डायरिया अगर हो जाता है तो तमाम क्या होता है, ज़्यादातर अमाउंट में लॉस भी हो जाता है। एवरेज डेली इनटेक एंड आउटपुट इन अडल्ट की बात करें तो इनटेक हम कितना लेते हैं, ओरल इनटेक हम लेते हैं 1300 ml। फूड वगैरह में अगर वाटर लेते हैं तो उसमें 1000 ml होता है, और जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वाटर प्रोड्यूस होता है वो 300 ml होता है। यानी कि हम टोटल कितना लेते हैं एक दिन में, 2600 ml। आउटपुट की बात करें, यूरिन के थ्रू 1500 ml आउट होता है, स्टूल के थ्रू 100 ml। इनसेंसिबल लॉस की बात करें तो लंग्स में 400 ml और स्किन के थ्रू 600 ml। इसी तरीके से 2400 हम एक्सीट आउट भी करते थे। तो हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है कि अगर हम जितना पानी पिएंगे उतना ही हमारी बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बैलेंस कैसे रहता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेटिस इज मेंटेन इन द बॉडी। होम्योस्टेटिस किस तरीके से मेंटेन रहता है, न्यूट्रल होगा अगर इनपुट एंड आउटपुट बराबर होगा, यानी कि अगर आप 2600 ले रहे हैं और 2600 आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वो क्या है कि वो नॉर्मल है, बराबर है। पॉजिटिव क्या होगा कि आपका इनपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, इनपुट आपका ज़्यादा है और आउटपुट आपका कम है, तो वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव जो सबसे ज़्यादा होता है कि इनपुट आप कम ले रहे हैं लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, जैसे डायरिया में अक्सर हो जाता है। इनटेक आप कम करते हैं लेकिन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस की, तो वाटर रिटेंशन में आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जिसको हम थर्स्ट सेंटर भी कहते हैं, जो कि आपकी भूख प्यास को कंट्रोल करता है, सिग्नल ट्रांसलिंग का काम करता है। एडीएच के थ्रू हो सकता है, वाटर रिटेंशन होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डाययूरेटिक हो जाएगा तो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो कि लंग से वर्क करता आता है, लिवर पे आता है, तो ये भी क्या करेगा, वाटर रिटेंशन को बढ़ा देगा। वाटर एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, एट्रियल नेट्रिटिक पेप्टाइड एएनपी से हमें सिग्नलिंग ट्रांसफर होती है। फ्लूइड इम्बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 टाइप के जो है वो फ्लूइड इम्बैलेंसेस होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, NECFD कॉमनली कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन हो जाती है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड का अमाउंट कम हो गया। इज अ डिक्रीज इन इंट्रावस्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपकी जो इंट्रावस्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें अमाउंट कम हो जाता है। इसका गोल क्या है, इस वाटर को रिस्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए, एलिमिनेट द कॉज ऑफ फ्लूइड डेफिसिट। हम उसी मकसद को हटा देंगे जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो डेफिसिट हो रहा है, तो उसी को हम एलिमिनेट कर देंगे। 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास ECFD। एक होता है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड में क्या होता है, वाटर लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा। वाटर क्या होता है, ज़्यादा लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट कम लॉस होते हैं। फ्लूइड मूव करता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाती है और श्रिंक हो जाता है सेल। सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर से जब सेल के अंदर पानी नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा, तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो पानी कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। अगर आइसोस्मोलर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इक्वली प्रोपोर्शन होती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जितना वाटर लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटिंग डिक्रीज हो जाती है और इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन भी होने लगती है और ब्लड सर्कुलेटिंग भी आपकी कम हो जाती है। हाइपोस्मोलर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होते हैं, वाटर कम लॉस होता है, और इसमें फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट हो जाता है और सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। हाइपर में क्या हो रहा था कि सेल से पानी बाहर जा रहा था, हाइपो में सेल के अंदर आ रहा है, तो सेल स्वेल हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या होते हैं, अगर माइल्ड ECFD है तो 1 से 2 लीटर पानी आपका जब लॉस होगा तो 2% आपका बॉडी का वेट भी लॉस हो जाएगा। अगर मॉडरेट की बात करें तो 3 से 5 लीटर पानी लॉस हो जाएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, और 5% वेट लॉस हो जाएगा। सीवियर की बात करें तो इसमें क्या होता है, 5 to 10 लीटर पानी लॉस होता है और 8% आपका
बॉडी वेट लॉस हो जाता है। असेसमेंट किस तरीके से करेंगे इसकी कि हमें कैसे पता चलेगा? कार्डियोवास्कुलर हम देखेंगे, उसकी जो पल्स रेट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक पोस्टल हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सीवीपी उसका कम हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड डिमिनिश फेरिफेरल पल्स, उसकी जो पल्स होगी वो गायब हो जाएगी, कभी आपको महसूस होगी और कभी नहीं होगी। और रेस्पिरेटरी में क्या होगा? उसकी जो रेट एंड डेप्थ होगी वो बढ़ जाएगी और उसको डिस्निया भी होने लगेगा, डिफ़िकल्टी भी होगी उसको सांस लेने में। इसी तरीके से न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा कि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और स्केलेटल मसल वीकनेस होने लगेगी। और रीनल में क्या होगा कि यूरिन आउटपुट उसका कम हो जाएगा। इंटीग्यूमेंट्री में हम उसकी स्किन देखेंगे, ड्राई मिलेगी आपको, स्किन टर्गर भी आपको कम मिलेगी और माउथ उसका ड्राई हो जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है? मोटिलिटी भी कम हो जाएगी, बाउल साउंड भी उसका कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी। लेबोरेटरी में हम क्या फाइंड करेंगे कि ऑस्मोलैरिटी उनकी बढ़ गई है, हेमाटोक्रिट हो गया, सीरम सोडियम बढ़ गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज़ हो गई। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम लॉस कैन बी करेक्टेड विद ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट। माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हुआ है तो उसको हम ओरली फ्लूइड देके रिप्लेस कर सकते हैं। इफ़ क्लाइंट टॉलरेट सॉलिड फूड एडवाइस टू टेक 1200 to 1500 ml ऑफ ओरल फ्लूइड। अगर क्लाइंट बर्दाश्त कर सकता है कि वो सॉलिड फूड ले ले तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि आपने 1200 ml से लेकर 1500 ml आपने ओरली फ्लूइड लेना है। अगर क्लाइंट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आपने उसको इंट्रावेनस के थ्रू 2500 ml उसको 24 आवर्स में देने हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करते रहना है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की एडमिनिस्टर करेंगे उसको हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन, जैसे कि 5% डेक्सट्रोज है और 0.2 सेलाइन है। उसके बाद है, अगर डेफिसिट है एग्जिस्टेड हो जाता है 24 घंटे में तो हमने उसको फौरी तौर पर अवॉइड नहीं करना कि करेक्शन फ्लूइड के हम जो है उसको अवॉइड कर दें, फौरी तौर से हम उसकी ड्रिप वगैरह ख़त्म करवा दें। जैसे सोडियम क्लोराइड अगर हम उसको दे रहे हैं तो वो हम इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आराम आराम से उसको हम आउट कर देंगे, एकदम से हम चीज़ को नहीं रोक सकते। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की बात करें, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है? इंट्रावेस्कुलर इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड रिटेंशन होने लगेगी, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि फ्लूइड बैलेंस को रिस्टोर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे अंडरलाइन कॉज को। आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक को हम हाइपरवोलेमिया भी कहते हैं। मेन पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज नोट डाउन इन योर कॉपी। आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन का मतलब होता है कि एक्सेसिव फ्लूइड आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ज़्यादा हो गया। ओनली द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज एक्सपेंड, जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा और फ्लूइड जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं होता। और क्या होता है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है, क्लाइंट को कार्डिक फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन की बात करें तो हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन क्या होती है? फैल जाती है और ये ज़्यादा सोडियम लेने की वजह से होती है। फ्लूइड जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से करते हैं और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और इंट्रासेलुलर वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जाता है। हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन को हम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। मेन पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज, द एक्सेसिव फ्लूइड क्या होता है? वो इंट्रासेल्युलर में मूव करता है, जितने भी बॉडी के कंपार्टमेंट्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन। एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर इसके कौन से? हार्ट फेलियर हो सकता है, रेनल डिसऑर्डर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ हाई सोडियम फूड हो सकता है, एक्सेसिव अमाउंट में आईवी फ्लूइड कंटेनिंग यानी कि सोडियम अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट फ्री आईवी फ्लूइड लेंगे वो भी है। एंड सियादिक सेप्सिस है, लेम्फेटिक एंड वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है और कुशिंग सिंड्रोम एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। अगर इसकी असेसमेंट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बाउंडिंग इंक्रीज, पल्स रेट उसकी इंक्रीज हो जाएगी, बीपी उसका कभी कम और कभी आपको ज़्यादा मिलेगा, उसका जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, नेक और वेंस उसकी डिस्टेंड हो जाएंगी हैंड की, ठीक है, ताकि नज़र आने लगेंगी। एंट्रोक्यूमेंट्री में उसकी एडिमा हो जाएगा, पिटिंग एडिमा कहते हैं अगर आप उसको प्रेस करें तो उसमें होल बन जाए डिपेंडेंट एरिया में। स्किन उसकी पेल हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ जाएगा, शेलो रेस्पिरेशन हो जाएगी और आपको ऑस्कल्टेशन में लंग्स में साउंड सुनाई देगा क्रैकल्स का, जैसे कोई तोड़ने फोड़ने की आवाज़ जिसको हम कहते हैं। एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी चेंज हो जाएगी, हेडेक होने लगेगा, पैरालिसिस मुंह में छाले हो जाएंगे। रीनल में क्या होगा कि यूओपी यूरिन आउटपुट प्रेशर क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। किडनी कंपनसेट इफ़ किडनी डैमेज डिक्रीज यूओपी, अगर किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी तो यूओपी यानी कि यूरिन आउटपुट प्रेशर उसका कम हो जाएगा।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की बात करें तो मोटिलिटी बढ़ जाएगी, डायरिया हो जाएगा, उसको वेट लॉस उसका फौरी तौर पे होगा, एसाइड्स हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस की डिजीज़ है, पेट में पानी भर जाना। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में कैसे ऑस्मोलैरिटी उसकी कम हो जाएगी, हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, सीरम सोडियम कम हो जाएगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे पेशेंट को, जो कि पोटेशियम डिपेंडिंग डायूरेटिक्स का कॉम्बिनेशन करें। इन पीपल विद क्रॉनिक हार्ट फेलियर CHF, जो CHF के साथ होते हैं, अक्यूट क्रॉनिक एंजाइम इनहिबिटर के साथ होते हैं, तो लो डोज उनको हम देंगे, बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करवाएंगे ताकि वो जो है इनहिबिटर्स को एंजाइम जो होता है, ऐसी एंजाइम जिसको हम कहते हैं रेन्यू एंजियोटेंसिन से जो रिलीज़ होता है उसको इनहिबिट कर दे। लो सोडियम उसको डाइट देंगे क्योंकि सोडियम भी वाटर रिटेंशन होता है। कार्डियोवास्कुलर को मॉनिटर करेंगे, रेस्पिरेटरी को मॉनिटर करेंगे, न्यूरोमस्कुलर को मॉनिटर करेंगे, रीनल इंटीग्यूमेंट्री एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। फर्दर लिक्विड देने से अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि ज़्यादा ओवरलोड ना हो और नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस बरकरार रहे। फ्लूइड देने से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सोडियम आपने ज़्यादा नहीं देना, बस जितना डॉक्टर ने लिखा है आपने उतना देना है। इनटेक एंड आउटपुट आयो चार्ट को मॉनिटर करेंगे, वेट मॉनिटर करेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करेंगे। अगर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है थर्ड स्पेसिंग में तो क्या होगा, फ्लूइड डेड शिफ्ट। अगर फ्लूइड जो है वो कुछ स्पेसिस में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको हम थर्ड स्पेस फ्लूइड कहते हैं। कॉमन साइट्स कौन सी है, पेरिटोनियल कैविटी, एसाइड्स हो जाता है, प्लूरल कैविटी लंग्स में एंड पेरिकार्डियल सेक्स हार्ट में। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कुशिंग क्रशिंग इंजरीज की वजह से, मेजर टिश्यू ट्रामा, मेजर सर्जरी, एक्सटेंसिव बर्न, एसिड बेस बैलेंस इम्बेसिस की वजह से यानी कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस की वजह से, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपो एल्बुमिनीमिया एंड जीआई ट्रैक्ट माल एब्जॉर्प्शन की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, स्किन बिल्कुल पेल हो जाएगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी, ठंडे हाथ पे, वीक एंड रैपिड पल्स, बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, वीकनेस हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ओलिगोयूरिया हो जाएगी। और डिक्रीज़ क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कम हो जाएगा। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम उसका हेमाटोक्रिट और बनलेविन क्रेटिनिन टेस्ट करवाएंगे। मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, ट्रीट द कॉज को ट्रीट करते हुए जो बर्न्स एंड टिश्यू इंजरीज होती हैं लार्ज वॉल्यूम में उनको आइसो ऑस्मोलर IV फ्लूइड देंगे। एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करेंगे प्रोटीन डेफिसिट के लिए, IV फ्लूइड देंगे उसको मेजर सर्जरी के बाद ताकि किडनी परफ्यूजन मेंटेन रहे। पेरिकार्डियोसेंटेसिस देंगे, अगर पेरिकार्डाइटिस है उसको पेरिकार्डाइटिस यानी कि पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन है। पैरासेंटेसिस देंगे अगर उसको एसाइड्स है तो यानी कि पेट में पानी है तो। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, सीवियर हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ICFVD में, और रिलेटिवली जो है ये हेल्दी अडल्ट में ज़्यादा होती है। कॉमन ये एल्डी अडल्ट में भी एल्डरली पीपल में भी होती है, उस कंडीशन में होती है जब उनका वाटर एक्यूटली तौर पे लॉस हो जाता है। सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कन्फ्यूजन होती जाती है पेशेंट को, कोमा में चले जाता है पेशेंट और सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है कि जब सोडियम सेल के अंदर इंटर हो, और हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है जब सेल से बाहर आ जाए। अगर सेल में इंटर होगा तो सेल को स्वेल कर देगा, बस्ट हो जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा तो उसको श्रिंक कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस से क्या होगा कि हमारे पास ये लैब वैल्यूज़ दी होती हैं, इसमें आपने सिर्फ कुछ की वैल्यूज़ याद रखनी है। जैसे सीरम सोडियम की आप याद रखें 135 to 145, सीरम मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, ये आपने एग्जामिनेशन में एक दफ़ा इनको रीड आउट कर लेना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर चार्ज पार्टिकल्स आइंस, एक चार्ज पार्टिकल्स आइंस होते हैं जो हमारी बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व होते हैं। ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। जो पॉजिटिव होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको हम एनाइन कहते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि जिसके आखिर में आपको UM नज़र आए यानी कि यम, वो तमाम क्या है, पॉजिटिव है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये आपके पॉजिटिव होंगे। और जो इनसे मुख्तलिफ हों जैसे क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फोस्फेट, सल्फेट, तो ये नेगेटिव होंगे, इनको हम एनाइन कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, प्रोमोट करते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर एक्सिटेबिलिटी को, बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट से मुराद ये है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरस्टिशियल में जाना होगा तो इंटरस्टिशियल में मूवमेंट भी करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या कंटेन करते हैं कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है यानी कि जो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में सोडियम मौजूद होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट होते हैं, ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। और स्मॉल क्वांटिटीज़ में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। इसी तरीके से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो
कम अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड होता है, वहाँ पे कैल्शियम नहीं होता, और ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है। ये हमारे पास लोकेशन है आयंस की। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, क्लोराइड है, सोडियम है और कैल्शियम है। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। इंटर सेलुलर में मैग्नीशियम है, पोटेशियम है एंड फॉस्फेट है या फॉस्फोरस है। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर सोडियम है तो क्या करता है, हेल्प करता है नर्व सेल्स को, मसल इंट्रैक्ट को हेल्प करवाता है। क्लोराइड क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल यानी कि HCl की प्रोडक्शन करवाता है। कैल्शियम क्या करता है, स्टेबलाइज करवाता है सेल मेम्ब्रेन को, परमेबिलिटी को रिड्यूस करवाता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और ब्लड कोगुलेटिंग से बचाता है। और कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है, टीथ और बोन की फॉर्मेशन करवाना। बाइकार्बोनेट एसिड बेस बैलेंस में रोल प्ले करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या काम करती हैं। इसी तरीके से पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है सेल एक्सिटेबिलिटी का, नर्व इम्पल्सिस कंडक्शन करवाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एमआई मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिवनेस, मायोकार्डियल की रेस्पॉन्सिवनेस होती है और इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैलिटी होती है। फॉस्फेट रेस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के, और मैग्नीशियम क्या करता है, एंजाइम रिएक्शन करवाता है, न्यूरोमस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, नॉर्मल फंक्शन करवाता है नर्वस सिस्टम की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को फंक्शन करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, सोडियम की सिंथेसिस कराता है एंड पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम होगा तो सोडियम में अगर अल्ट्रेशन हो जाएगी तो उससे जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम के सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। रेगुलेट बाय किडनी, सोडियम को किडनी रेगुलेट करती है और इसका असर आपके हार्मोन एल्डोस्टेरोन पर पड़ता है। हाइपोनेट्रीमिया की बात करें, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है कि सोडियम का एक्स्ट्रा सेलुलर अमाउंट में कम हो जाना। द रेशो वाटर टू सोडियम इज टू हाई, वाटर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, सोडियम उसका कम होता है तो वो हाइपोऑस्मोलर स्टेट कहलाता है। वाटर मूव करता है वस्कुलर स्पेस के आउट एंड इंटरस्टिशियल स्पेस के आउट, और जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है कि एक्सेसिव सोडियम का जो एक्सिस है वो ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो रेशो होता है सोडियम का वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर इंटर हो जाता है सेल में, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट कहलाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर पुल करता है फ्लूइड को कि वो आउट ऑफ द सेल जाए और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाए। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए, इसकी है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। स्मॉल अगर इसकी डेविएशन होगी तो वो सीरियस भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन पर इफेक्ट करती है। पोटेशियम जो है वो ज़्यादा अबंडेंट होता है आपकी बॉडी में, बहुत ही अबंडेंट आइन है और ये 97% आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। सीरम का जो लेवल होता है पोटेशियम का वो अबव एंड बिलो, तो वो कार्डिक, अगर ये ऊंच नीच होगी इसके अंदर ज़्यादा या कम होगा तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है और ये किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है। कम होगा तो उसको हम हाइपोकेलीमिया कहेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में पोटेशियम की अमाउंट कम हो गई है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी पोटेशियम की वजह से। वेस्टिंग डायरेटिक्स फिर हम क्या देंगे उसको, लेग्जेटिव देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि क्लाइंट को जो है वो हाइपोकेलीमिया से हम बचा सकें। हाइपरकेलीमिया ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल में, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पोटेशियम का बढ़ जाएगा। 3 मेजर ड्रग्स हम उसमें देते हैं, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट देंगे और ओरल एंड इंट्रावेनस रिप्लेसमेंट करेंगे पोटेशियम साल्ट की। इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, इसेंशियल है आपके, नॉर्मली इसका फंक्शन क्या है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन करवाता है, क्रिटिकल फैक्टर है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मेंटेनेंस करवाता है आपके नॉर्मल नर्व एंड मसल्स एक्सिटेबिलिटी के लिए। अगर कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया, ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया। मैग्नीशियम क्या है, कोएंजाइम है मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, और ये मीडिएटर है आपका न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होगा यानी कि मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल में मैग्नीशियम कम अमाउंट में आ जाएगा यूजुअली अकर्स, और इसके साथ साथ हाइपोकैलीमिया भी होगा और हाइपोकैल्सीमिया भी होगा। हाइपर मैग्नीसीमिया क्या है कि इंक्रीज़ हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर में मैग्नीशियम का वॉल्यूम। फिर आ जाते हैं फॉस्फेट जो कि मेन इंट्रासेलुलर एनाइन है, अपेयर होता है फॉस्फोरस इन द सीरम में और सिमिलर होता है आपके कैल्शियम से, विटामिन डी से। विटामिन डी क्या आता है, ज़रूरी होता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है रेनल ट्यूब्यूल से। हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा जब डिक्रीज हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में फॉस्फोरस का अमाउंट, और हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा जब इंक्रीज हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर का अमाउंट। क्लोराइड एंड वाटर मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में सोडियम आइंस में, और लॉस ऑफ क्लोराइड जो है वो, क्लोराइड का जो लॉस होता है वो कंपनसेटेड है यानी कि ज़रूरी है क्योंकि अगर वो इंक्रीज़ होगा तो वो
बाइकार्बोनेट को इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरीके से क्या हो सकता है कि हाइपरक्लोरीमिया हो जाएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर में क्लोराइड का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में एसिड का अमाउंट जो है वो गैस्ट्रिक जूस का अमाउंट बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाएगा और क्लाइंट को हम प्लेस करेंगे कि वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। हाइपरक्लोरीमिया क्या होगा कि उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। सोडियम इम्बैलेंसेस क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, तो इसकी डेफिनेशन है कि प्लाज्मा सोडियम का लेवल अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा तो वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ हो सकती है, एड्रिनल इंसफिशेंसी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लॉस हो जाएगा, डायूरेटिक्स का यूज़ स्पेशली यानी कि सोडियम डाइट के लिए, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। किडनी में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की इंक्रीजमेंट हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम में क्या होगा कि वीकली और रैपिड पल्स चलने लगेंगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिजीजनेस हो जाएगी, अप्रेशन एंड एंजाइटी फील होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, नोजिया वोमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगा, कोमा में जा सकता है पेशेंट, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस उसके स्टर्नम पल्पेशन, जब स्टर्नम को हम पल्पेट करेंगे तो हमारी फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन पता चलेंगे, और पर्सनैलिटी में भी उसके चेंज आएगा। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी, जब सीरम का अमाउंट हमें 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम मिले तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, ऑस्मोलैरिटी हमें 280 मीटर ऑस्मोलैरिटी से कम मिले तो कम हो जाएगा, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें हाइपोनेट्रीमिया में कितनी मिलेगी, 1.02010। और मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कॉज को, ट्रीट करेंगे उसको, एडमिनिस्टर करेंगे उसको, सोडियम देंगे ओरली यानी कि एनजी के ज़रिए, पेरेंटली आईवी के ज़रिए। फॉर पेशेंट उनको जो कि एबल हैं कि खा पी सकते हैं तो उनको हम सोडियम इजीली दे सकते हैं नॉर्मल डाइट में, और जो नहीं खा सकते उनको हम रिंगर लैक्टेट देंगे, आइसोटोनिक सलाइन देंगे, 0.9% सोडियम क्लोराइड देंगे, एंड वेरी लो सोडियम हम देंगे 0.3%। सोडियम हम उनको देंगे मे बी इंडिकेटेड वाटर रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ हाइपरवोलीमिया, वाटर हम स्टॉप करवा दें क्योंकि वो हाइपरवोलीमिया क्रिएट करवा सकती है। इसी तरीके से हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा 145 मिली इक्विवेलेंट से, तो क्या हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टीन में इंजेक्शन की अमाउंट बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन की अमाउंट बढ़ जाएगी, हाइपरटोनिक स्लाइन आईवी हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन बढ़ जाएगी, लो ग्रेड फीवर होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ड्राई टंग हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई हो जाएगी, एजिटेशन उसको फील होगा, कन्वल्जन फील होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी उसको, रेस्टलेसनेस, बेसुकून, बेआरामदा, बेचैनी, एक्सिटेबिलिटी, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया भी होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। हम जब इसकी रिपोर्ट्स देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सीरम जो है सोडियम का वो 135 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगा, और ऑस्मोलैरिटी 295 से ज़्यादा होगी, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.030 से ज़्यादा होगी, तो पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया की तरफ जा रहा है। एडमिनिस्टर करेंगे उसको हाइपोटोनिक सोडियम सॉल्यूशन 0.3 और 0.45%। रैपिड लवरिंग ऑफ सोडियम कैन कॉज सेरेब्रल एडिमा, अगर फौरी तौर पे सोडियम कम हो जाएगा तो वो सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है। स्लो एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड्स को, ताकि हमारा गोल क्या होगा कि हमने सोडियम को रिड्यूस करना है 2 मिली इक्विवेलेंट, 48 घंटे में 2 मिली इक्विवेलेंट कम होना चाहिए क्योंकि उसके रिस्क को हम कम कर सकें। डायूरेटिक्स देंगे सोडियम एक्सेस की वजह से, और डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है इंसिपिटस डिमोस्ट्रेशन एसिटल नेजल स्प्रे देंगे, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन देंगे कि सोडियम वगैरह उसने अपनी डाइट में पेशेंट ने नहीं लेना। इस तरीके से पोटेशियम की अगर बात करें, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा, 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा तो हाइपोकेलीमिया होगा। पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक का इस्तेमाल हो सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, जीआई लॉस हो जाएगा, अल्कलोसिस हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, पोलीयूरिया हो सकता है, एक्सट्रीम स्वेटिंग होगा, और एक्सेसिव पोटेशियम लेवल होगा। इरेगुलर पल्स हो जाएगी, शैलो रेस्पिरेशन होगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, बॉल साउंड इसका डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, पेरिस्थीसिया, फैटिक हो सकती है उसको, मसल टोन उसकी कम हो जाएगी, और इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। पोटेशियम अगर कम है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से तो एस्टिपेशन आपकी जो टी वेव होगी, ईसीजी में टी वेव जो होती है वो फ्लैट हो जाएगी, और यू वेव जो है वो टॉल हो जाएगी। पोटेशियम अगर 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम है तो क्यूआरएस वाइड हो जाएगा, एसटी इन्वर्टेड हो जाएंगी। माइल्ड हाइपोकेलीमिया कितनी होगी, उसकी रेंज 3.32 3.5, तो उसको हम ओरली पोटेशियम देकर रिप्लेस कर सकते हैं।
मॉडरेट होगा यानी कि 3.0 टू 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा तो उसको 100 टू 200 मिली इक्विवेलेंट आईवी सॉल्यूशन हमने देना है ताकि उसका 1 मिली इक्विवेलेंट बढ़ जाए। सीवियर हाइपोकेलेमिया होगा यानी कि 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा तो उसको हमने 200 टू 400 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लेवल देना है ताकि उसका 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बढ़ जाए। और डाइटरी रिप्लेसमेंट हम कितना देंगे, पोटेशियम उसका जो भी प्रॉब्लम है तो वो उसको हम बढ़ा देंगे, तो हम एक दिन में उसको 1875 टू 5625 पोटेशियम हम उसको दिन में देंगे। हाइपर कैलेमिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बर्न्स एंड ट्रामा हो सकता है, लार्ज अमाउंट में आईवी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करेंगे, एड्रीनल इंसफिशियंसी हो सकती है और पोटेशियम का यूज़ रिटेनिंग करेगा डायूरेटिक्स को और रैपिड इन्फ्यूजन होगी, ब्लड स्टोर हो जाएगा, इरेगुलर पल्स हो जाएगी, स्लो हाइपोटेंशन हो जाएगा, एंजाइटी इरेटिबिलिटी होगी, पैरेस्थीसिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। हाई सीरम पोटेशियम हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा तो जो टी वेव होगी तो वो पीक पर चली जाएगी। इस HR का रिजल्ट ECG का हमारे पास 60 टू 110 आएगा जिससे हम पहचान सकेंगे पेशेंट किस तरफ जा रहा है। सीरम पोटेशियम हमारे पास कितना आएगा, 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा जिसकी वजह से जो पी वेव होगी वो ब्रॉड हो जाएगी। और अगर सीरम पोटेशियम की लेवल कम होगी, 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगी तो उससे क्या होगा कि पी वेव आपको शो नहीं करवाएगा यानी कि आर्टरीज़ की एक्टिविटी आपको शो नहीं करवाएगा। इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन देंगे, पोटेशियम देंगे, 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देंगे। अगर माइल्ड हाइपर कैलेमिया होगा तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आउटपुट देंगे फोर्सिंग फ्लूइड को, आईवी स्लाइन देंगे, पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स देंगे ताकि डायूरेटिक्स के थ्रू पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो जाए। और सीवियर अगर होगा तो उसको मैनेज करेंगे, इन्फ्यूजन देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे ताकि एंटागोनिस्ट जो है इफेक्ट पोटेशियम का मायोकार्डियम पर ना पड़े। इनसफिशिएंट जो है वो इंसुलिन एंड ग्लूकोज का सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रोमोट करेंगे, पोटेशियम अपटेक करेंगे। और सोडियम पोलिस्ट्रीन सल्फोनेट यानी कि एक एक्जेलेट का भी नाम देते हैं, ये हम उसको ओरली और रेक्टली एज ए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। रिटेंशन एनिमा भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो हम देंगे पेशेंट को। अगर कैल्शियम इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा यानी कि 8.5 मिली इक्विवेलेंट पर ड्यूल से कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा जिसकी वजह से ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट हो जाएगा, हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, न्यूप्लास्टिक डिजीज़ होगी, पेनक्रेटाइटिस होगा, नमनेस होने लगेगी, साइन एंड सिम्टम में टिंगलिंग सेंसेशन होगी आपके फिंगर्स में, हाइपर एक्टिव रेफ्लेक्सिस होंगे, पॉजिटिव ट्राउजिस साइन, पॉजिटिव चॉवेक्स साइन, जो साइन एंड सिम्टम होते हैं मतलब पेन स्टार्ट होना, क्रैम्पिंग होना, मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाएगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीरम कैल्शियम हमारे पास 4.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आएगा तो हमारी जो ECG होगी वो भी चेंज आएगी। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एसिटोमेट्रिक हाइपोकैल्सीमिया देंगे, ओरली कैल्शियम क्लोराइड देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, कैल्शियम लेक्टेट देंगे, टेटनी देंगे फॉर अक्यूट हाइपोकैल्सीमिया के लिए, IV कैल्शियम क्लोराइड देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। अवॉइड करेंगे हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका कम ना हो, ब्रेडिकार्डिया पल्स कम ना हो और डिस्लिथमिया यानी कि रेट उसका डिस्पिस ना हो। इसी तरीके से क्रोनिक और माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया में को हम ट्रीट करेंगे यानी कि कंज्यूमशन करवाएंगे वो फूड जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो। अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा यानी कि 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 11 मिलीग्राम पर ड्यूल से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर हो जाएगा, पैगेट्स डिजीज़ हो जाएगा जो कि ब्रेन डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज़ है और प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन भी हो सकती है। मसल टोन उसकी कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग वीकनेस लिथार्जी फील होगी, लो बैक पेन होगा उसको, किडनी स्टोन भी हो सकता है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। लेफ्ट फाइंडिंग में कैसे आएगा, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो हमारे पास 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा आएगा। एक्सरे शो करवाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उसकी जो हड्डियाँ होंगी उसमें भुरभुरापन आ जाएगा, वाइट एंड बोन कैविटेशन, बोन कैविटी वाइड हो जाएगी, यूरिनरी स्टोन हमें मिलेगा, बन क्रेटिनिन उसका कितना आ जाएगा 25 मिलीग्राम टू 100 ml और उसका क्रेटिनिन कितना होगा, यूरिन क्रेटिनिन 1.5 मिलीग्राम टू 100 ml। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, IV नॉर्मल स्लाइन देंगे रैपिडली तौर पर ताकि लेसिक्स देंगे उसको ताकि यूरिन एक्सक्रीशन के थ्रू कैल्शियम भी एक्सक्रीट आउट हो जाए और क्लीमाइसिन या एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। कैल्सिटोनिन देंगे सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने के लिए, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे ताकि विटामिन D के साथ कम्प्लीटली वो कम्पीट करे और डिक्रीज़ कर दे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को। कैल्शियम इंटेस्टीन ऑब्जर्व
रीअब्जॉर्ब ना करे। इफ़ कॉज इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैल्शियम और वाइटामिन डी, अगर एक्सेसिव यूज़ हो रहा है कैल्शियम को, वाइटामिन डी का, सप्लीमेंट्स का, तो आपने उनको अवॉइड करना है। यानी कि अगर कोई पेशेंट उसने डी ले रहा है, इन ड्रॉप डी ले रहा है, कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी टैबलेट वाइटामिन डी की हो, कैल्शियम इंक्रीजिंग की हो, तो आपने उस पेशेंट को अवॉइड कर देना है, मना कर देना है कि आपकी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम की इंक्रीजमेंट हो गई है। एसिड बेस बैलेंस की अगर बात करें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होने लगती है, यानी कि CO2 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इट्स अ क्लिनिकल डिसऑर्डर, ये क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी पीएच जो है वो 7.35 से कम हो जाएगी और आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 42 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, COPD हो जाएगा, कार्डिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा, गुलियन बैरे सिंड्रोम हो सकता है, मैसेटीनिया ग्रेविस हो सकती है, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन हो सकता है, ड्रग लेग आर्ट्स हो सकता है, डिस्निया हो जाएगा, डिसोरिएंटेशन, कोमा में जा सकता है पेशेंट। लेफ्ट फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, उसका जो पीएच होगा वो 7.35 से कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा होगा, हाइपरकेलीमिया होगा, हाइपोक्सिमिया होगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करेंगे, वेंटिलेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को इम्बेलेंसेस को करेक्ट करेंगे, इंट्रावेनस हम उसको सोडियम बाइकार्ब देंगे। अगर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा तो हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा। CO2 को रिटेंशन करने के लिए एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो आर्टियल पीएच होता है वो 7.45 से ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है 38 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम से, हाइपोक्सिमिया हो जाएगा, लंग्स एक्सपेंशन हो जाएंगे, इम्पेयर्ड तौर पर थिक हो जाएंगे, स्केपुलरी मेम्ब्रेन आपकी थिक हो जाएगी, केमिकल स्टिमुलेशन होगी रेस्पिरेटरी सेंटर की, ट्रॉमेटिक स्टिमुलेशन होगी रेस्पिरेटरी सेंटर की, ट्रैकिपनिया हो जाएगा, गिडनेस हो सकती है, डिजीजनेस हो सकती है, सिंकोप हो सकता है, कन्वल्जन हो सकती है, कोमा, वीकनेस, पेरिस्थीसिया और टैटनी भी, यानी कि मसल स्टफनेस हो सकती है। लेफ्ट फाइंडिंग में क्या मिलेगा, अगर पीएच आपकी 7.35 से ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर आपका 35 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम से कम है तो हाइपोकैलीमिया भी होगा और हाइपोकैल्सीमिया भी होगा, यानी कि पोटेशियम की भी कमी है और कैल्शियम की भी कमी है। इंक्रीज़ कैसे करेंगे, CO2 को बढ़ा देंगे ताकि उसकी रिटेंशन से उसको CO2 प्रॉपर्ली मिले और CO2 के ज़रिए रीब्रीथिंग करवाएंगे, सिडेशन देंगे, मेडिकेशन देंगे और मैकेनिकली तौर पर उसको हम सांस भी देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, जिसके अंदर आपका पीएच जो है वो कम हो जाएगा, बाइकार्ब की कंडीशन में रीनल फेलियर हो सकता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, इंजेस्टेड टॉक्सिन इंजेस्ट हो जाएगा और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, ड्रॉजीनेस होगी, कोमा, हेडेक हो सकता है और लेफ्ट फाइंडिंग में आपका जो पीएच होगा वो 7.35 से कम होगा और बाइकार्ब आपका कितना आएगा, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम, जबकि बाइकार्ब की टोटल वैल्यू हमारे पास नॉर्मल होती है 22 to 26। ट्रीट कैसे करेंगे, अंडरलाइन कोज को देखेंगे, इंट्रावेनस देंगे उसको हम सोडियम बाइकार्ब और करेक्ट करेंगे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को। अगर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो उसमें क्या होगा, पीएच की कंडीशन यानी कि बढ़ जाएगी, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस होगा, मैसिव करेक्शन हो सकती है होल ब्लड की और करेक्शन हो सकती है एसिडोसिस की और सोडियम कार्बोनेट की, हाइपोवेंटिलेशन, डिसरिथमिया हो जाएगा, पीएच जो है वो 7.45 से ज़्यादा हो जाएगी, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली वो बढ़ जाएगा। इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, अंडरलाइन कोर्स देखेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे उसका KCl, पोटेशियम क्लोराइड और इंट्रावीनियस एसिडिफाइन करेंगे साल्ट उसका, अमोनिया क्लोराइड और एडमिनिस्टर करेंगे उसके एसिटाजोलामाइड, जो कि हम उसको मेडिकेशन देंगे। तो ये थी आज की हमारी PPT। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है और अगर एसिड बेस बैलेंस आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से टॉपिक आप लोगों को शेयर करूँगी, अलग से PPT बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, तो आप लोगों को अलग से एसिड बेस बैलेंस पे लेक्चर मिल जाएगा अगर आपको नीड है तो उसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।